हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल चैंपियंस एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अपनी अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए हमारे पास है यहाँ पे हम क्या पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें थोड़े से मैं मूल कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने लास्ट क्लास में अवोगाद्रो नंबर पर फिनिश किया था उसको आगे बढ़ाऊंगा। ओके, और उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे जिसमें आज अपने पास रहेगी स्टीशियोमेट्री। चलिए देखिए, क्वेश्चन है वी हैव 12 × 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, फाइंड द मास ऑफ द O2 एंड वॉल्यूम ऑफ द O2 एट STP। तो सबसे पहले करिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए गए। तो जब मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है। जब भी मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको 6 इंटू 10⁻23 दिया है, तो डायरेक्टली आप यूज कर लो इसको। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जब मॉलिक्यूल गिवन हो ऑलरेडी किसी गैस के, तो टोटल मॉलिक्यूल गिवन अपॉन एवोगाद्रो नंबर। ओके, सो कितने आ गए अपने पास 20 मोल्स। 20 मोल्स आ चुके हैं हमारे पास। अब हमको इसका मास निकालना है, तो बहुत सिंपल है। आप जानते हैं कि जो होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन अपॉन मॉलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स 20 इज इक्वल टू अननोन मास x, मान लीजिए x/32। सो आंसर x इक्वल्स टू 20 इंटू 32 दैट इज इक्वल टू 640 ग्राम। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ चुका है। ओके, आगे बोला गया है एंड वॉल्यूम ऑफ STP। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने बताया था एक फॉर्मूला आपको कि एवोगाद्रो लॉ से कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ रहा है कितना, 448 लीटर। ये सब कुछ होगा STP पर। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा एक प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। गैस हैज ए मास ऑफ 32 ग्राम एट 20 लीटर STP, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास। तो हमें यहाँ पे मॉलिकुलर मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गैस का मास दिया हुआ है, मोलर मास पता नहीं, मोलर मास को x मान लो, यानी मॉलिकुलर मास। ओके, तो ये अपने पास हो गया मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास जो है ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नाउ 32 ग्राम डिवाइडेड बाई x, सॉरी स्टूडेंट्स, दिस इज मॉलिकुलर मास, ये आएगा। ओके, मॉलिकुलर मास। नाउ तो अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स हम बात करते हैं वॉल्यूम के टर्म्स में। तो वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4, वॉल्यूम कितना दिया है 20 लीटर अपॉन 22.4। तो यही उसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो कितना आ जाएगा 20 अपॉन 22.4। तो यदि कंपेयर कर देते हैं हम, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल होंगे, क्योंकि वो भी मोल्स हैं ये भी मोल्स हैं। ये गैस का मोल्स है इन द टर्म्स ऑफ मास, ओके, और ये इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो दोनों इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल करने पर अपने पास टोटल x आ जाएगा। x क्या था भाई, x था मॉलिकुलर मास। तो x आ गया गैस का मॉलिकुलर मास। इस क्वेश्चन में हमको मॉलिकुलर मास फाइंड करना था। तो ये हो गया जी, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अगला पार्ट कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री मतलब जो भी है इक्वेशन को समझना, इक्वेशन को पढ़ना, और उससे मतलब एक मेजरमेंट टाइप का होता है कि इतने रिएक्टेंट में कितना क्या बनेगा। मतलब आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ, जैसे इसी क्वेश्चन में CH4 दी गई है, मान लो आपके पास कुछ ग्राम, तो पता करना कि CO2 कितने ग्राम निकलेगी, पानी कितने ग्राम निकलेगा, इस सब चीज को स्टीशियोमेट्री में आते हैं। चलिए, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी गई है तो सबसे पहला काम है आपको इक्वेशन को बैलेंस करना। तो यदि आपके पास कोई इक्वेशन दी गई थी, ध्यान से सुनना, इक्वेशन दी गई थी, कंबशन रिएक्शन है ये, CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दी गई थी, तो क्या बनता था CO2 एंड H2O। तो सबसे पहला काम है आप इसको बैलेंस कर लो जी। चलिए मैंने बैलेंस कर लिया, तो CH4 प्लस 2O2 इक्वल्स टू CO2 प्लस 2H2O, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखिए जी क्या कह रहा है, इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न देन मास ऑफ द CO2 प्रोड्यूस। इसमें कह रहा है कि यदि 16 ग्राम ऑफ मीथेन आपने बर्न करी है तो बताइए कि कितना CO2 का मास जो होगा वो प्रोड्यूस होगा, ये आपको बताना है। तो देखो जी, इसको कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन निकाल लो, क्योंकि देखो बर्न किसका, मीथेन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन से किस पे जाना अपन को, CO2 पे जाना है। तो मीथेन के मोल्स निकाल लो। मास गिवन 16 ग्राम है अपॉन यस 1 मोल। ओके, अब देखो जी हो क्या रहा है, देखो 1 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड, एक मोल मीथेन जो है बर्न हो रही है, 2 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और 1 मोल अपन के पास क्या CO2। अपन की रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, वो CH4 और CO2 के बीच में है। तो केवल अपन को इन दोनों को पकड़ना है, पकड़ लो भाई। तो 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स यू 1 मोल ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड इक्वल टू, देखो मतलब 1 मोल CH4 पे 1 मोल CO2 लग रही है। ओके, मतलब केवल अपन को 1 मोल CO2 लगना है। तो चलो मतलब CO2 के मोल पता चल गए। नाउ मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो अपन को मास निकालना है ना, तो मास x मान लो, मॉलिकुलर मास कितना होता है CO2 का 44। तो आंसर कितना आ गया 44 ग्राम। मतलब यदि आप 16 ग्राम मीथेन ले रहे हो तो आपके पास कितने ग्राम CO2 बनेगा, 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम आपके पास मीथेन बन के आएगा। ओके जी, चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP
ओके, CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है STP पे। इसी क्वेश्चन पे हमको निकालना है कि वॉल्यूम CO2 का कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर से भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो नंबर ऑफ मोल कितने 1 x अपॉन 22.4, मतलब इसका 1 मोल था और 1 मोल में कितना 22.4 लीटर वॉल्यूम अपने पास गैस का मिलेगा। ये तो लॉ भी है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि दुनिया की कोई भी गैस होती है, अगर STP पर आप उस गैस की 1 मोल की अमाउंट लोगे तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक अपने पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी, दी गई है। CaCO3 ब्रेक हो रहा है CaO प्लस CO2, चेक कर लो भैया बैलेंस है, हाँ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ COC3 इज हीटेड, मतलब जब 50 ग्राम CaCO3 जलता है, टूटता है, तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगी, ये निकालना है। मतलब 50 ग्राम ये, तो ये कितना मिलेगा। तो देखो ध्यान से, ये 1 मोल है तो ये 1 मोल है, पहली चीज तो मिल गई है, सीधी बात है। ये 1 मोल है तो ये भी कितना मिल रहा, ये 1 मोल है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO3, मतलब मैं इस इक्वेशन को देख के बोला 1 मोल, ये नहीं कि मतलब है एग्जैक्टली 1 मोल, मतलब इसके 1 वॉल्यूम पे इसका 1 वॉल्यूम मिलता है। वो रिएक्शन बाय वॉल्यूम होती है ना, गैसेस लॉ, गिलो-सैक्स, कि जितना 1 मोल अगर ये 1 मोल अगर बर्न होता है तो ये 1 मोल मिलता है। अब इसके एग्जैक्टली कितने वो मोल दिए हैं, देखो 50 ग्राम दिए, तो 50 ग्राम में निकालो भाई 50/100 मोल गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ये आ गया 0.5 मोल, 0.5 मोल। अब अगर 1 मोल CaCO3 बर्न होता तो 1 मोल CO2 देता, तो अगर 0.5 मोल CaCO3 बर्न होगा तो कितना देगा, 0.5 मोल CO2 भी देगा। ओके, वॉल्यूम निकालना था, चलो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो अगर 1 मोल में कितना वॉल्यूम मिलता सभी गैसेस का, 22.4 लीटर एट STP, तो 0.5 मोल में कितना मिलेगा, 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 दैट इज इक्वल टू 11.2 मिलेगा। ओके जी, ये हो गया इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो जी, एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, C4H10 यानी कि क्या है, ये ब्यूटेन है। ओके, CnH2n+2, हाँ ब्यूटेन है। तो C4H10 प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2 प्लस H2। यार साफ दिख रहा है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। आगे बढ़ता हूं। फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न, मतलब जब 5.8 ग्राम जब आप ब्यूटेन बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो बताओ कितनी CO2 निकलेगी। ठीक है ना, तो सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल पे अटैक करना पड़ेगा अपन को C4H10 के। और ये भी देखो, यदि जिसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल है, मतलब जितना मोल इसके बर्न होंगे उतने मोल इसके बनेंगे। देखो क्वेश्चन यहीं से खुल गया। चलो भाई सबसे पहले बैलेंस कर लो। तो देखो C4H10 है, ओके, सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब देखो कैसे करोगे, कार्बन 4 है तो यहाँ पे कार्बन 4 लगा दो, 4 CO2। अब कार्बन 4 लगाते ही कितने हो गए, देखो 8 ही हो गए ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने थे 10, तो 10 लगाना, 10 बनाने तो इसको 5 कर दो, तो 5 यहाँ से हो गए, कितने हो गए अपने पास, यहाँ पे देखो 8 और 5 ऑक्सीजन यानी कि 13। तो 13 ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, 13/2 कर दो। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2C2H4O10 13O2 8 CO2 प्लस 10 H2O। ये अपनी रिएक्शन बैलेंस हो गई, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन निकाल लो भाई। नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन कितना निकालो, देखो भाई दिया गया मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो मास अपॉन मॉलिकुलर मास, आंसर आ गया कितना 0.1 मोल। साफ दिख रहा फॉर्मूले से, 1 मोल पे 1 मोल दे रहा है। 1 मिनट, ये वाला रिएक्शन देखो, सॉरी ये वाला देखना पड़ेगा, बैलेंस देखना पड़ेगा। देखो जब 2 मोल बर्न हो रहा है तो 8 मोल दे रहा है, मतलब 2 मोल पे 8 मोल CO2 दे रहा है। ओके, तो इसको लिखेंगे अपन कि 2 मोल पे, ये लिखा है देखो 2 मोल ब्यूटेन कितनी दे रही है, 8 मोल CO2 दे रही है। 1 मोल कितनी देगी, 4 मोल देगी। ओके, तो 0.1 मोल कितनी देगी, 4 × 0.1 मतलब 0.4। बस लगा दो फार्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो 0.4 इक्वल टू x अपॉन वही 44, आंसर x इंटू कितना आ गया 17.6 ग्राम। तो मतलब आपको कितनी CO2 मिलेगी, 17.6 ग्राम। इसी का दूसरा पार्ट का क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है, फाइंड द मास ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल ऑफ C2H4। ओके, सॉरी, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, तो मतलब अपन को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी। देखो ये रिएक्शन में ऑक्सीजन भिड़ रही ना, तो अपन को वही बताना है कि कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक बार बैलेंस रिएक्शन में देखो यार, 2 मोल ब्यूटेन पर 13 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। 2 पे 13 लग रहा है, तो बस इसी बात को सजा के थोड़ा लिखो कि भैया 2 पे आपकी कितनी रिक्वायरमेंट थी C2H4 की, 13 मोल। तो 1 मोल पे कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 13/2 मोल की। तो 0.1 मोल पे कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 13, क्यों अपने पास 0.2 मोल्स है ना, 0.1 मोल C2H4 है, तो 0.1 मोल अपने पास C2H4 आया था। 1 मिनट पन्ने पलट के देखो भैया, बिल्कुल सही, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल C2H4 पे रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 13/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 है। इसको सही कर लो जी, ये 0.1 है। ओके, इसको मैं सही कर देता हूँ। ओके, तो 0.1 मोल C2H4 पे कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 13.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मोल ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट होगी। चलो आगे, तो O2 इतना आ गया, 0.65 मोल O2 की रिक्वायरमेंट होगी। ओके,
तो 0.65 मोल आ गया। अब मास निकालना है तो n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो आंसर आ गया x की वैल्यू 32 इंटू 0.65 ग्राम, इतनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक रिएक्शन दी गई है, CuCO3 कंबशन रिएक्शन है, गर्म करने पर बनता है CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। ये CaCO3 नहीं है, ये CuCO3 है। क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ CuCO3 प्रोड्यूस 11.2 लीटर ऑफ CO2। देखो यार क्या बोल रहा है कि कितना मास Cu कर लो यार इसको, ओके, कितना मास CuCO3 का आपको जनरेट करना पड़ेगा। अब अगर आप 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस इवॉल्व होती है तो बताइए कि कितना मास आपका CuCO3 का यूज होगा। ओके तो देखिए चलिए इस रिएक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले CuCO3 बर्न होने पर कितना देगा, CuO प्लस CO2। अब कितना दिया गया देखो 11.2 लीटर ऑफ CO2, तो सबसे पहले 11.2 के मोल्स निकाल लो। तो 11.2 अपॉन 22.4, ओके, एवोगैड्रो लॉ से कितना आ गया 0.5 मोल। अब देखो यार साफ दिख रहा है कि एक मोल पे एक मोल मिल रहा है, तो एक मोल CO2 पे कितनी रिक्वायरमेंट हो रही है, एक मोल CuCO3 के, तो 0.4 पे कितनी होगी 0.5 मोल पे कितनी रिक्वायरमेंट होगी 0.5 मोल की होगी। यस, तो 0.5 मोल पे कितनी रिक्वायरमेंट होगी 0.5 मोल की होगी। नाउ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो 0.5 मोल्स इक्वल्स टू CuCO3, Cu 64 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा x इक्वल टू 62 ग्राम्स। तो ये हमारे पास मास आ गया 62 ग्राम्स। चलिए जी अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए CaNO3 होल ट्वाइस, मतलब जैसे वो लास्ट ईयर एक रिएक्शन पढ़ी थी आपने लेड नाइट्रेट वाली, ओके, याद होगा आपको, PbNO3 होल ट्वाइस था, PbO प्लस NO2 प्लस O2 ये रिएक्शन थी, फिर उसको अपन बैलेंस करते थे। तो वैसे ये रिएक्शन है CaNO3 होल ट्वाइस एक स्टैंड्स टू दे रही है, कितना कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, O2 बन रहा है। ये सारे क्वेश्चन मैंने कट कर दिए, मैंने बाद में इसको रिवैलेंस किया है। क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ द COO प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.6 लीटर ऑफ NO2 इज प्रोड्यूस। कह रहा है जिस समय 5.6 लीटर NO2 बन रही है उस समय CO का मास CO कितना प्रोड्यूस होगा। चलो जी इस टिश्योमेट्री का पार्ट है, ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बंदो रिएक्शन बैलेंस कर लो सर, तो उसी से यार क्योंकि सब कुछ होगा। तो इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया तो 2 लगाया यहाँ, 2 CO और प्लस 4 NO2 बन जाएगा और O2 निकलेगी। ओके, ये रिएक्शन बैलेंस होती है। अब आगे देखो, अब सबसे पहले आप जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। आपको कितना दिया गया 5.6 लीटर दिया गया है NO2, तो NO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालो। 5.6 अपॉन 22.4 1/4 मतलब 0.25। 0.25 क्या है, NO2 के मोल्स आए। अब रिएक्शन देखो यार, NO2 के 4 मोल पर 2 मोल CaO बनते हैं, है ना। 4 वॉल्यूम NO2 के 4 मोल्स पर कितने बनते हैं, 2 मोल्स ऑफ CaO बनते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे लिखोगे भैया, 4 मोल जब आप NO2 लेते हो तो 2 मोल्स you get CaO. So for if 1 mole of NO2 you will get 2/4, that is half mole of CO. So exactly you have the 0.25 mole of NO2. Okay, so for the 0.25 mole of NO2 you will get 0.25 by 2, that is equal to 0.125 mole of CaO. Now you calculated the mole of the CaO. So CO के मोल 0.125 is equals to mass upon molecular mass, that is equal to answer 0.125 मल्टीप्लाई बाय 56 ग्राम। इतना CO की मास आपको रिक्वायरमेंट होगी। चलिए दोस्तों एक और इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे आते हैं इस चैप्टर के, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन, ये 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से, कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। ये बहुत ही सिंपल है यार। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपोजिशन, मतलब जिस क्वांटिटी जिस एलिमेंट की बात कर रहे हो उसका मास ले लो, अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है CaCO3, तो Ca में COC में नीचे आएगा CaCO3 पूरे कंपाउंड का मास, और ऊपर यदि आप कैल्शियम की परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो ऊपर कैल्शियम का मास आ जाएगा। ओके, चलिए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, सो सिंपल यार। ऑक्सीजन का देखो H2 होता है, H2 में टोटल कितना मास होता है, हाइड्रोजन के 2 होते हैं तो 2 इधर आ गया, और ऑक्सीजन का 1 16, ऊपर 16 हो गया, तो 16 अपॉन 16 प्लस 2 इंटू 100 परसेंटेज कंपोजिशन 16/18 इंटू 100। अगर क्लोरीन की बात करें NaCl में, तो क्लोरीन का एक एटम कितना मास होता है 35.5, और क्लोरीन के Na 23 एंड 35.5 ऐड कर दो मल्टीप्लाई बाई 100। सो सिंपल, ये बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2SO4, तो ऑक्सीजन के देखो 4 एटम है, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 4, हाइड्रोजन के 2 गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सल्फर का 1 32 एंड 16 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसा कर दो यार। देखो परसेंटेज ऑफ वाटर, पूरी वाटर की परसेंटेज बोली, किसी एलिमेंट की नहीं बोली, तो हमें क्या, हमें तो जो बोला हुआ तो 7 क्योंकि 7 मॉलिक्यूल लगे हैं। ओके, 7 मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोजन के 2 H2 प्लस O, ऑक्सीजन के 16 हो गए, इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, पूरे को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो ये देखो मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला, थोड़ा सा एक मैं आपको क्लासिफिकेशन दे रहा हूं कि मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले में फर्क क्या है। मॉलिकुलर फार्मूला टेल अस हाउ एटम आर जॉइंड टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, मतलब कोई कंपाउंड आपको दिया गया, तो सारे कंपाउंड क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं अपने आप में।
तो अब ये है कि किसी जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है उसमें ये पता चलता है कि किसी कंपाउंड में कितने एटम ज्वाइंड है, इतने एटम ज्वाइंड है, ये बताता है मॉलिकुलर फार्मूला। बट दूसरी तरफ एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो प्रोवाइड करता है, सिंपलेस्ट रेशियो। जैसे अपने पास C2H4 है तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, C2H6, मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे ही और 2 कार्बन होंगे ही और 6 हाइड्रोजन होंगे ही। बट एम्पेरिकल फार्मूला इसका देखो सिंपलेस्ट रेशियो, इसका रेशियो निकालो 2:6, क्या होगा 1:3। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला बन करके आएगा वो आएगा C1H3, मतलब ऐसा समझो कि इसको काट दो आप, 2 और 6 को लिख करके कैंसिल कर दो किसी कॉमन फैक्टर से, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया C1H3। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या देता है, एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो इन होल नंबर, ओके, ऑफ एटम्स, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन होल नंबर, मतलब कि ये एटम्स जितने यूज हो रहे हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो है और वो होल नंबर में है, ओके। तो आपको हो सकता है यदि रेशियो उठपटांग आ रहा है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो आपको होल नंबर में लाना पड़ेगा। चलो देखो एग्जांपल, जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सिंपलेस्ट रेशियो देखो किससे डिवाइड कर दो, 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो रेशियो कितना आ गया C1H2O1, ये आ गया जी। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, ओके। चलो नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट देखिए अपने पास ग्लूकोज है C4H6, ये ब्यूटेन होता है यार, तो ब्यूटेन में C4H10 कर लेना है इसको यार जी, 10 है ये, 10 H6 नहीं है ये 10 है, ओके, तो इसको 10 बना लीजिए, C4H10 ये बना दिया मैंने C4H10। तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4 और एंड 2 5 जा 10, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा C2H5। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। चलिए अब देखते हैं एम्पेरिकल फार्मूला को अपन रिलेट करते हैं, किसके साथ अपन रिलेट करते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला के साथ। देखो ये मॉलिकुलर फार्मूला है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है, साफ दिख रहा है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा C2H2O1, अभी निकाला था ग्लूकोज का, अगर C6H12O6 को किसका मल्टीप्लाई करोगे, 6 का, तो समझ में आ रहा है कि n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला इक्वल टू मॉलिकुलर फार्मूला, मतलब मॉलिकुलर फार्मूले में पहुंचने के लिए आपको n का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एंड एज इज n इज सिंपल होल नंबर। देख लो C2H6 बनाने के लिए आपको C1H3 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इस तरीके से मास में भी रिलेशनशिप लग जाएगी। देखो यहाँ पे इसका इधर का मास देखो तो कितना आ रहा है 30, इधर के एम्पेरिकल के 1 यूनिट का मास कितना आ रहा है, एम्पेरिकल के 1 यूनिट का 15, ओके। तो रिलेशनशिप क्या बन गई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मॉलिकुलर वेट इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल वेट, मॉलिकुलर वेट इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल वेट, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, तो इससे n आ जाएगा, n नंबर जो होंगे, मतलब जो होल में बाहर लगता है ना ये जो नंबर, ये भी आ जाएगा अपने पास। चलो जी अगला काम करते हैं, C6H12O6 है अपने पास, तो C इंटू 6, अब ये देखो ये है अपने पास, इसका वेरिफिकेशन कर रहा हूं मैं, C6H12O6 है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला देखो C1H2O, क्यों 6 से डिवाइड कर दिया, तो C1 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6, ये अपने पास आ गया। एम्पेरिकल वेट कितना आ गया 30, और ये कितना आ रहा है 180, तो 30 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 6 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब वो जो इंटीजर आ रहा है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एम्पेरिकल के लिए, वो कितना होगा अपने पास, वो होगा अपने पास 186 होगा। तो आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, तो आप क्या इसको लिख पाओगे, है ना, आप इसे लिख सकते हो कि यहाँ पे n की जगह 6 यूज करते हो पर्टिकुलरली इसके लिए, ओके। चलिए ये तो एग्जांपल था n की वैल्यू फाइंड करने का, आगे देखो। चलो क्वेश्चन देखते हैं, एक कंपाउंड हैज मॉलिकुलर वेट 90 एंड इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज CHO2, फाइंड द मॉलिकुलर फार्मूला। यार बहुत सिंपल है यार, अभी मैंने बताया आपको n इक्वल टू कितना होता है, मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, ओके। तो अभी देखो मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि काम करेंगे, ये वाला लगेगा, मॉलिकुलर वेट इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल वेट, तो n इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट 90 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 90 अपॉन 45, n इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया है। नाउ मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू n इंटू CHO2, यार एम्पेरिकल फार्मूला में n का मल्टीप्लाई कर दो मॉलिकुलर फार्मूला, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई CHO2, तो क्या बन गया C2H4O4, तो ये बन गया अपने पास मॉलिकुलर फार्मूला, ओके। अगला क्वेश्चन देखो जी, एक अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, एक कंपाउंड हैज द वेपर डेंसिटी एंड एम्पेरिकल फार्मूला वेपर डेंसिटी इज 45 एंड एम्पेरिकल फार्मूला CHO2, फाइंड द मॉलिकुलर फार्मूला। देखो जी इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, याद रखना मॉलिकुलर वेट जो होता है हमेशा 2 टाइम्स होता है वेपर डेंसिटी का, तो इसका वेपर डेंसिटी कितनी दी गई है 45, तो मॉलिकुलर फार्मूला कितना होगा इसका मॉलिकुलर वेट कितना होगा 90, इसका जस्ट डबल कर दोगे तो मॉलिकुलर वेट आ गया, एम्पेरिकल वेट से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा n आ जाएगा, और n को इसके आगे लगा के लिख देना, तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका मॉलिकुलर फार्मूला। बहुत ही सिंपल है, देख लो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास मॉलिकुलर वेट दिया गया है 90 निकाल लिया अपन ने, क्योंकि वेपर डेंसिटी का डबल कर दिया हमने, n इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट 2 आ गया इससे, एंड मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, तो 2 मल्टीप्लाई बाई CHO2 दैट इज इक्वल टू C2H2O4, इस तरीके से आ गया। नाउ एम्पेरिकल फार्मूला
मैंने पहले भी बताया था, इट इज द रेशियो ऑफ द एटम्स इन द होल नंबर। हाँ पहले ही बताया था मैंने। ओके चलिए, तो ये तो हो गई एक टाइप की प्रॉब्लम। अब आ जाओ बच्चों दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में। एक कंपाउंड सी, एक कोई कंपाउंड है जिसमें सी की परसेंटेज कितनी है 40% है, और हाइड्रोजन कितना है 66.7% है, ऑक्सीजन कितना 53.3% है। मॉलिकुलर मास दिया गया 60, ये देखना ध्यान से, मॉलिकुलर मास दिया गया 60। बताओ आपको उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है। ये यार ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्की आती है इस टाइप का, 5 मार्क्स का आएगा आपको। चलो इसको करके मैं बताता हूँ कि इसको कैसे कर। तो बच्चों इसके लिए आपको कॉलम मेथड का यूज करना पड़ेगा। 3 कॉलम बना लो। सबसे पहले एलिमेंट बना लो, अब एक में परसेंटेज बाई मास, एक में एटॉमिक वेट, एक में एटॉमिक रेशियो, और फिर है अपने पास रेशियो। तो परसेंटेज देखो, एलिमेंट क्या अपने पास कार्बन है, कार्बन का कितना दिया परसेंटेज 40% है, हाइड्रोजन का 6.7% है, ऑक्सीजन का कितना है 53.3% है। याद रखना ये परसेंटेज बाई मास है। ओके ये परसेंटेज बाई मास है जो मैंने आपको पीछे सिखाया ना। एटॉमिक वेट कितना दिया गया, देखो भाई एटॉमिक वेट दिया गया है 12। ओके एटॉमिक वेट दिया गया है 12, और यहाँ पे कितना दिया गया इसका 1, इसका तो 16, ये तो अपन को खुद पते होते हैं। चलो अब एक काम करो, आप निकाल लो इसका एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो, तो एटॉमिक रेशियो निकालने का तरीका कैसा होता है, वही नंबर ऑफ मोल की तरह, गिवन मास गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो परसेंटेज बाई मास को यहाँ पे वेट लेना है, तो 40/12 तो 3.3 आ गया, 66.7/1 तो कितना आ गया 6.7, एंड 53.3/16 दैट इज इक्वल टू कितना 3.33 आ गया है। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, देखो इसमें सबसे छोटा 3.33 है ना। हाँ तो दोनों एक ही बात है, 3.33 ले लो और डिवाइड कर दो तीनों में, तो 3.3 को ही डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 3.3 को डिवाइड कर दिया तो 3.33 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डिवाइड किया, इसमें कितना आ गया 1 आ गया, इसमें कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियर अबाउट उसको 2 ले लो, बिकॉज आपको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। इसमें भी कितना आएगा, इसमें भी 1 आ गया, प्योरली 1 आ गया। ओके तो जी इस तरीके से अपने पास देखो, कार्बन का कितना आ गया सबस्क्रिप्ट 1 आएगा, हाइड्रोजन का कितना आ गया 2 आ गया, ऑक्सीजन का कितना आ गया 1 आ गया। तो अब सबस्क्रिप्ट लगा दो यहाँ पे, इंपेरिकल फॉर्मूला सी के सामने 1, एच के सामने 2 और ओ के सामने 1, तो ये बन गया आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। अब चलिए मॉलिकुलर फॉर्मूले की बात करते हैं। मॉलिकुलर फॉर्मूले के लिए अभी मैंने बताया आपको कि मॉलिकुलर वेट इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल वेट, तो n इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। मॉलिकुलर वेट अपन को 60 दिया गया था, इंपेरिकल वेट यहाँ से निकाल लो, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, डिवाइड कर दिया 2 आ गया, n इक्वल्स टू 2, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर आ गया C2H4O2। तो यार इस तरीके से अपने पास जो है ये एक फॉर्मूला हो गया। चलो जी दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और बिल्कुल इसी टाइप का। एक यानी कंपाउंड है, इसमें कार्बन की परसेंटेज दी गई है 26.59, हाइड्रोजन की परसेंटेज है 2.22, ऑक्सीजन की परसेंटेज 71.19 एंड वेपर डेंसिटी दी गई कितनी 45। तो सबसे पहले क्या करो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वेपर डेंसिटी का निकाल लो आप क्या मॉलिकुलर वेट। सो मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 49, 45 दैट इज इक्वल्स टू 90। अब आपको क्या करना है, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना, तो वही कॉलम बना लो, 3-4 कॉलम बना दिया अपन ने, एक एलिमेंट का, एक परसेंटेज मास का, एक एटॉमिक वेट का, एक एटॉमिक रेशियो का, एक सिंपलेस्ट रेशियो का। चलो तो कार्बन की दी गई 26.59, हाइड्रोजन की दी गई 2.22, ऑक्सीजन की 71.19, एटॉमिक वेट दिए गए हैं 12, 1 एंड 16। ओके अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो एटॉमिक रेशियो निकालो, तो 26.59 डिवाइड बाई 12 2.21 आएगा, 2.22 डिवाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 2.22 एंड 71 डिवाइडेड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 4.49। इन सब में सबसे छोटा कौन है यार, इन सब में सबसे छोटा है 2.21। 2.21 का डिवाइड कर दो तो इसमें 1 हो गया, इसमें भी 1 हो गया, नियर अबाउट, मतलब इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, और इसमें भी कितना आएगा, इसमें डिवाइड कर दोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इंटीग्रल वैल्यू आपको 2 लेनी है। ओके तो चलो इंपेरिकल फॉर्मूले में सबस्क्रिप्ट क्या आएंगे, कार्बन का आएगा 1, ऑक्सीजन का आएगा 1, हाइड्रोजन का आएगा 1, ऑक्सीजन का आएगा 2, तो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2। ओके नाउ n इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। मॉलिकुलर वेट आपको देखो इस क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे रखी थी, तो डबल कर दिया तो 90 आ गया था, तो मॉलिकुलर वेट 90 अपॉन इसका देखो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 32, तो आ गया 2। तो वेरी सिंपल यार, अपने पास n भी आ चुका है। अब आपको निकालना था क्या मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो जैसे इसका ट्वाइस कर दो तो क्या हो जाएगा C2H2O4, तो इसका आंसर आ गया C2H2O4। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी कंप्लीट क्लास आज की, जिसमें हमने पढ़ा इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, इसमें हमने आपको एवोगैड्रो लॉ लगा दिया है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। काइंडली शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टे ट्यून विद लोकेश सर, टिल देन बाय, थैंक यू, गुड नाइट।